हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे कि पाइड ककू एक पक्षी होती है जो कोयल कोयल की फैमिली की है। हार्बिंगर ऑफ मानसून, हार्बिंगर बोलते हैं प्रीकर्सन, यानी कि अग्रदूत जो हिंदी में बोल सकते हैं ना, कि हार्बिंगर ऑफ मानसून, यानी कि इसके आने से ऐसा लगता है कि मानसून आता है, मतलब मानसून के आने का सूचक है, तो इसीलिए लिखा गया हार्बिंगर ऑफ मानसून। टू बी ट्रैक्ड इन माइग्रेशन क्लाइमेट चेंज स्टडी है ना, तो इसके बारे में अब इसको ट्रैकिंग किया जाएगा कि ये मेनली माइग्रेटरी बर्ड है, अफ्रीका और इंडिया में पाई जाती है। ये अफ्रीका से इंडिया और इंडिया से अफ्रीका माइग्रेट करती रहती है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो स्टडी किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में सिचुएटेड है, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये तीनों के द्वारा मिल करके स्टडी किया जाएगा माइग्रेशन ऑफ द पाइड ककू फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, है ना। तो किस तरीके से अफ्रीका से इंडिया तक माइग्रेट करते हैं, किस रास्ते से करते हैं, उसके बारे में इनके बारे में पढ़ा जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टडी इन द कंट्री, ऐसा पहला स्टडी होगा कंट्री में टू सीक द ट्रेस एंड ऑब्जर्व द माइग्रेटरी रूट, तो ताकि जिसे माइग्रेटरी रूट पता किया जा सके। एक्चुअली इसमें एक चिप लगाया जाएगा। इक्वली इंपॉर्टेंटली इट विल हेल्प गैदर डाटा इन्फॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे जो है क्लाइमेट चेंज पर डाटा गैदर करने में हम लोग को पता चलेगा साइंटिस्ट इन्होंने स्टडी से। देहरादून में जो WIA यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बेस्ड है, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इंडिया के एपेक्स इंस्टीट्यूट है, मतलब कि सबसे टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है फॉर द स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज। IIRS जो भी देहरादून में ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये भी देहरादून में ही है। इधर कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ इसरो, ये इसरो का इंस्टीट्यूट है, यहाँ नाम से पता चल रहा होगा रिमोट सेंसिंग है ना, ये इसरो का इंस्टीट्यूट है, ये भी देहरादून में भी लोकेटेड है। एक्चुअली ये वर्ड जो होती है इसके ऊपर ऐसे जो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बाल होते हैं, आपको यहाँ पे बाल जो है ऐसे गिरे हुए लग रहे हैं अभी आपको, है ना, ऐसे है, लेकिन बाल खड़े रहते हैं अधिकांशतः, और ये पानी के आने के सूचक होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको जो है इसको पाइड ककू बोला जाता है, और पार्शियली माइग्रेटरी है, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इसका जो IUCN स्टेटस आप याद रखिएगा, लिस्ट कंसर्न है। लिस्ट कंसर्न कहने का मतलब होता है कि अभी इसको खतरा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अब कम दिखने लगा है। लिस्ट कंसर्न का मतलब हो कि अब कम दिखने लगा है, और यदि इसी तरीके से छोड़ दिया जाए, यदि ध्यान ना दिया जाए, तब एक खतरे वाले श्रेणी में चला जाएगा। लिस्ट कंसर्न का मतलब यही हुआ कि अब जो है मतलब कि नॉर्मली दिखता कम है, ठीक है, हालांकि अभी इसको खतरा नहीं हुआ लेकिन दिखता कम है। इसके ऊपर क्या होगा, एक सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाया गया है चिड़िया के ऊपर, ताकि इसके रास्ता को ट्रैक कर सकें हम लोग। ठीक है, द अराइवल ऑफ पाइड ककू, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, द अराइवल ऑफ पाइड ककू इन द हिमालयन फुटहिल्स है ट्रेडिशनली सीन एन हेराल्डिंग ऑफ द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून के आने का सूचक है। लास्ट वीक रिसर्चर टैग 2 ऑफ द बर्ड्स, इसमें 2 चिड़िया को टैगिंग किया गया। यहाँ पे भी ट्रांसमीटर चिप्स मेड बाय माइक्रोवेव टेलीमेट्री, तो माइक्रोवेव टेलीमेट्री एक अमेरिकन कंपनी है, उसके द्वारा चिप्स बनाया गया है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा मतलब कि इसमें उस चिप्स को लगाया गया है, और ताकि चिड़िया कहाँ कहाँ जाते हैं उसको हम लोग ट्रैक कर सके, इसके माइग्रेटरी पाथ को ट्रैक कर सकते। आइए हम इसका फोटो आपको दिखा देते हैं। इसका फोटो है मेरे पास, है ये, मतलब कि हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में पाया जाता है पक्षी, इस एरिया में इसको चातक कहा जाता है। ये इसका आप देख सकते हैं इस तरीके का, इसका बाल अधिकांशतः खड़ा रहता है, ठीक है, और भींग जाने के बाद फिर नीचे डाउन हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पक्षी जो है मतलब कि इसके आने से बारिश आता है, इधर इसको चातक बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पटना के राजेंद्र नगर वाले इलाका में या फिर गंगा घाट के आसपास वाले इलाके में मिल जाएगा अधिकांशतः, या फिर दानापुर के साइड आप जाएंगे पटना के आसपास तो उसमें मिलेगा आपको। तो इस तरीके का बाल इसका हमेशा खड़ा रहता है, और ऐसा माना जाता है कि जब तक मतलब खड़ा है, इसका मतलब कि बारिश आने वाला है। ठीक है, और ये बच्ची अभी आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे है अमोनिया लेवल अप इन द यमुना, यमुना में अमोनिया का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी के बदले यहाँ पे झाग फ्लो कर रहा है। द स्ट्रेच ऑफ यमुना अराउंड द ओखला ब्रिज, ओखला बैराज इन द सिटी वाज सीन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ फ्रोथ। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली झाग देख सकते हैं पानी के ऊपर, जिस तरीके से सर्फ घोलने पे जो फेन आता है ना डिटर्जेंट पाउडर को घोलने पे, उस तरीके के यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हाई लेवल ऑफ अमोनिया वे डिटेक्टेड इन यमुना एट द वजीराबाद बैराज, तो वजीराबाद जो इलाका है दिल्ली का, वहाँ पे बैराज बनाया गया है, वहीं से पानी सप्लाई किया जाता है सिटी में। तो एकदम शुद्ध पेयजल प्रोवाइड किया जा रहा है दिल्ली वालों को। तो फ्रॉम वेयर द वाटर इज सप्लाई टू द सिटी प्रॉम्प्टिंग द दिल्ली जल बोर्ड रिड्यूस वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी बाई 25% एट 3 प्लांट फ्राइडे। तो क्या कहा जा रहा है कि अमोनिया का लेवल इतना बढ़ गया कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ से पानी का सप्लाई किया जाता है उसको ट्रीटमेंट करके वहाँ पे 25% कम कैपेसिटी पे किया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा अमोनिया बढ़ गया, इस कारण से ज़्यादा यहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ा।
द सिचुएशन वॉज ब्राउट अंडर कंट्रोल बाय आफ्टरनून एंड द प्लांट वेर एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशन बाय दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब है इनके बारे में दिया गया है, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन थे। राज्यसभा के जैसे आपको पता होगा चेयरमैन होते हैं एम वेंकैया नायडू हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब कि उपराष्ट्रपति बनते ही वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं अपने सांसद में से ही इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब राज्यसभा के मेंबर में से ही इलेक्ट किए जाते हैं। तभी जो मेंबर थे उनका नाम था हरिवंश, मतलब कि हरिवंश नाम था, हरिवंश प्रसाद, जो अभी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन थे। हालांकि उनका टेन्यूर खत्म हो गया था, तो टेन्यूर खत्म होने के बाद उनको दोबारा इलेक्ट किया गया, मतलब री इलेक्ट हो गए। तो न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा एमपी वे आर नॉमिनेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी। तो कई राज्यसभा के एमपी को स्टैंडिंग कमेटी में नॉमिनेट किया गया। देयरफॉर बट द नॉमिनेशन ऑफ फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश टू पैनल जनरेटेड क्यूरियोसिटी। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश जिनका नाम है, तो हरिवंश प्रसाद जो है इनको किसी कमेटी में नॉमिनेट कर दिया गया। नॉर्मली देखा जाता है कि राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं किसी कमेटी के मेंबर नहीं बनते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा सोचा जा रहा था कि जैसे हरिवंश जी जब मतलब कि इनका दोबारा इलेक्शन हुआ, इसका मतलब कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन दोबारा यही बन जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि अपने आप नहीं बन जाएंगे, इलेक्शन होगा दोबारा, है ना, क्योंकि इनका टेन्यूर खत्म हो गया था। भले ही दोबारा इलेक्ट हो गए हैं, लेकिन इसको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के लिए, और फिर से यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है एनडीए गवर्नमेंट पे कि अपना कैंडिडेट किसको बनाती है। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा राज्यसभा में, ठीक है, जिस दिन भी सीटिंग मतलब कि राज्यसभा का जिस दिन भी सेशन चलेगा तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। अब यदि कैंडिडेट दोबारा से इनको बना दिया जाता है तो फिर लोग वोट करेंगे वहाँ पे, यदि जीतते हैं तो दोबारा से बन जाएंगे डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, लेकिन अभी ये डिप्टी चेयरमैन नहीं है, क्योंकि इनका टेन्यूर खत्म हो गया था। तो टेन्यूर खत्म होने के बाद डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट से अपने आप खत्म हो गए। इनका ये इलेक्शन हो गया है अभी, और इनको किसी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है। तो इसी के कारण क्यूरियोसिटी यहाँ पे हुआ कि क्या एनडीए गवर्नमेंट जो है इस बार हरिवंश जी को दोबारा डिप्टी चेयरमैन बनाने के मूड में नहीं है ना, मतलब ऐसा सोचा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, वही इस न्यूज़ में है। लेकिन ये इसमें ये बताया गया कि दोबारा इलेक्शन किया जाएगा राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के लिए, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी दोनों मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा करेगी, यदि एनडीए से हरिवंश आते हैं मतलब कि तो ये जीतेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे जीतेंगे वो डिप्टी चेयरमैन बनेंगे, है ना। तो याद रखिएगा अभी जो हमारे फॉर्मर, जो अभी फॉर्मर ही बोल सकते हैं क्योंकि अब तो है नहीं, तो फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे, तो हरिवंश। ये जेडीयू से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, बिहार में भी गवर्नमेंट में है, उस पार्टी से आते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो राजनाथ सिंह और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके जो काउंटर पार्ट हैं, दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर का बातचीत हुआ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह स्पोक टू द इजरायली काउंटर पार्ट ऑन फ्राइडे अबाउट इनहेंसिंग डिफेंस इंगेजमेंट बिटवीन बोथ कंट्रीज, है ना। तो दोनों कंट्री के बीच में डिफेंस इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे राजनाथ सिंह और वहाँ के जो काउंटर पार्ट है, मतलब कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर, दोनों के बीच में बातचीत हुआ है। द गवर्नमेंट सेड इन अ स्टेटमेंट ड्यूरिंग सिंह टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, दोनों के उधर टेलीफोन पे बात हुआ विद इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेंजामिन गैंट्स एक्सप्रेस सेटिस्फिकेशन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज एंड डिस्कस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर स्टेप। तो कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में बोला गया कि जो भी चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, मतलब कि सेटिस्फाई है दोनों कंट्री अभी के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन से, और आगे भी इसको बढ़ाया जाए। द टू मिनिस्टर ऑल्सो एक्सप्रेस सेटिस्फिकेशन ऑन द ऑनगोइंग कोलेबोरेशन इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइटिंग कोविड-19। तो कोविड-19 के दवाई के लिए दोनों कंट्री का एक कंपनी जो है यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हुआ। आगे बढ़ते तो फर्स्ट टाइम पंचायत फंड टू बी ऑडिटेड ऑनलाइन। तो हर जैसे कि आपको पता हो कैग के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा फिर विधानसभा ये सब मतलब कि स्टेट और सेंटर दोनों जगह का यहाँ पे ऑडिट किया जाता है, लेकिन पंचायत का नहीं किया जाता है। तो इन द फर्स्ट सच एक्सरसाइज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट एन ऑनलाइन ऑडिट ऑफ 20% ऑफ एस्टिमेटेड 2.5 लाख ग्राम पंचायत। तो ऐसा अनुमान लगाया कि लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, उसके 20% ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट किया जाएगा। द एक्सरसाइज वी कंडक्टेड थ्रू ऑडिट ऑनलाइन एन एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री के द्वारा, पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया जिसका नाम है ऑडिट ऑनलाइन। इसी एप्लीकेशन के द्वारा ऑडिट किया जाएगा यहाँ पे, और ताकि मतलब कि ग्राउंड स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे कितना काम हुआ है देखा जाए पंचायतों के। द ऑडिट विल बी स्केल्ड अप टू कवर ऑल पंचायत अक्रॉस द कंट्री इन नेक्स्ट फाइनेंशियल, और अगले फाइनेंशियल ईयर से, मतलब कि जो अभी चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर से, अभी जो ऑडिट किया जाएगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का होगा था, जो 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर गया था उसके लिए ऑडिट किया जाएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 20-21 वाला फाइनेंशियल ईयर, उससे पूरे जितना भी ग्राम पंचायत इंडिया में सबका ऑडिट किया जाएगा। अबाउट 50,000 ग्राम पंचायत कैन बी टेकन अप फॉर ऑनलाइन ऑडिट ड्यूरिंग द करेंट ईयर। अभी 2.5 लाख का 20% यदि आप निकाले तो है ना, तो लगभग 50,000 ग्राम पंचायत को यहाँ पे ऑडिट किया जाएगा। देयर बुक ऑफ अकाउंट फॉर 2019-20 विल बी ऑडिटेड विद अ फोकस ऑन हाउ दे यूज फाइनेंस कमीशन ग्रांट। फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी उनको पैसा भेजा गया
उसका किस तरीके से उपयोग में लाए उसके बारे में यहाँ पे ऑडिट किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2-3 स्टेट यहाँ है जो ऑलरेडी ये काम कर चुका है। इनफैक्ट भाई 100% ऑफ पंचायत इन महाराष्ट्र एंड हरियाणा, महाराष्ट्र और हरियाणा के जो 100% पंचायत है, मतलब सारे पंचायत जो हैं अपना ऑडिट करके अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं पिछले साल का। लेकिन कोई भी पंचायत अरुणाचल का, बिहार का है ना, वहाँ पे इस तरह कोई ऑडिट जैसा काम नहीं हुआ है। और पंजाब, हिमाचल ऐसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हल्का फुल्का ऑडिट का काम हुआ है, लो परफॉर्मेंस हुआ है। ऑडिट ऑनलाइन इन ओपन सोर्स एप्लीकेशन, ऑडिट ऑनलाइन एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ पंचायत इंटरप्राइज सूट एंड अंडर ई पंचायत मिशन। तो मिनिस्ट्री का जो ई पंचायत मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, उसी के तहत एक एप्लीकेशन किया गया है, मतलब एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है ऑडिट ऑनलाइन। तो याद रखिएगा, जैसे एग्जाम में यदि पूछा जाए कि ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन किस पर्पज से है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सिटीजन फाइट द कोविड बैटल अलॉन्ग साइड पीपल, तो जो फर्स्ट सिटीजन है, हमारे देश के प्रथम नागरिक, इनको बोला जाता है राष्ट्रपति को बोला जाता है। तभी न्यूज़ में क्यों है भाई साहब, तो ये रामनाथ कोविंद जो है 3 साल इनका टेन्यूर पूरा हो चुका है राष्ट्रपति के रूप में, मतलब इनको राष्ट्रपति बने हुए, राष्ट्रपति भवन में गए हुए 3 साल पूरा हो चुका है। अब 2 साल के और वहाँ पे रहने वाले हैं इस टर्म के लिए कम से कम। तो फर्स्ट सिटीजन इनको बोला जाता है। तो ये भी फाइट कर रहे हैं कोविड-19 से लोगों के साथ मिलजुल करके। तो किस तरीके से फाइट कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो है कंट्रीब्यूट किया गया 1 मंथ का सैलरी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया पीएम केयर फंड में मार्च में ही, और 30% कम सैलरी लेंगे अगले 1 साल तक, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। अब यहाँ पे जो जनता सैलरी ले ही नहीं रही है, जिसका कोई रोजगार ही नहीं, तो एक तो कहिए को तो 100% सैलरी अपना कोविड-19 के प्रति दे रहा है, तो उसका तो ज़्यादा योगदान है, फर्स्ट सिटीजन से ज़्यादा योगदान है उसका, है ना। जैसे अपना 30% सैलरी दे रहे हैं कोविड-19 में, जो लोग को यहाँ पे सैलरी मिल ही नहीं रहा है, जो लोग को काम है ही नहीं, तो उनको तो एक तरह से उनको कह सकते हैं 100% सैलरी वो पूरे मार्च से अभी तक वो दे दिए हैं बेचारे कोविड-19 में। तो फर्स्ट सिटीजन से ज़्यादा योगदान तो आम सिटीजन का है। दैट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कंप्लीटेड 3 years इन ऑफिस ऑन फ्राइडे, लाइक मोस्ट इंडियंस लाइफ हैज बीन anything but usual for first citizen over the last 4 months. राष्ट्रपति भवन generally visited by thousands of people including dignitaries and political leaders was closed day। तो जैसे कह रहा है कि जैसे राष्ट्रपति भवन पे हर साल यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जाते थे, एक दूसरे को ग्रीट करते थे, है ना, ये बंद, हालांकि कल ये सब बंद था यहाँ पे। इसके अलावा देखा जाए तो इनफैक्ट सीइंग द नंबर ऑफ विजिटर, उसके अलावा बाहर में एक मुगल गार्डन है, राष्ट्रपति भवन के पास मुगल गार्डन, जहाँ पे आम आदमी को भी जाना अलाउड रहता है ना, जाकर के घूम सकते हैं, फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, तो वो भी क्लोज रखा गया है अभी यहाँ पे क्या कोविड-19 के कारण। तो यही सब इस न्यूज़ में था, ऐसा कुछ खास नहीं था। आगे बढ़ते, बस इतना याद रखिए 3 साल इनका पूरा हो चुका। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, मतलब कि 12वें 13वें इस तरह से। नेक्स्ट है लर्निंग अदर लैंग्वेज कैन फोस्टर यूनिटी, वेंकैया नायडू के द्वारा, जो हमारे एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनके द्वारा एक पॉपुलर कई भाषणों में इनके द्वारा कहा गया है कि जो मदर टंग है, जो मदर लैंग्वेज है, वो हमारा आई साइट है ना, जो हमारा ओरिजिनल जो दृष्टि होता है वो मदर टंग है, और जो बाकी जो दूसरा लैंग्वेज होता है वो चश्मा की तरह होता है ना। तो इस तरीके से इनके द्वारा कई बार कहा गया, जो हमको अच्छा भी लगता है यहाँ पे। तो लर्निंग अदर लैंग्वेज कैन फोस्टर यूनिटी, तो वेंकैया नायडू के द्वारा कहा गया कि दूसरे लैंग्वेज सीखने से हम लोग को यूनिटी आएगा हमारे देश में। और बात सही भी है, जो नॉर्थ इंडियन के लोग हैं उनको साउथ इंडिया का भाषा सीखना चाहिए, साउथ इंडियन लोग उनको नॉर्थ इंडिया का भाषा सीखना चाहिए, और जितना हो सके आदमी को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखना चाहिए, और हम यही प्रयास करते हैं। एम वेंकैया नायडू ऑन फ्राइडे इनकरेज पीपल टू मास्टर देयर मदर टंग, तो इनके द्वारा कहा गया अपने मदर टंग में एकदम मास्टर है। इसका मतलब नहीं कि आप एमए का डिग्री लेने लगिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मदर टंग है, ठीक है, बल्कि आप जो है उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से लिखना पढ़ना सीखिए, है ना, उसे। एंड सेड लर्निंग लैंग्वेज अमाउंट टू एसिमिलेशन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज, और वो कहा गया कि लैंग्वेज सीखने से क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक कल्चर और वैल्यू के बीच में एसिमिलेशन होता है, घुलता मिलता है। एंड कैन ऑल्सो वाइडन अ पर्सन अपॉर्चुनिटी, इससे क्या होता है लोगों की अपॉर्चुनिटी बढ़ता है ना। तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी कहा जाता है कि जितना लैंग्वेज आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको मौका बढ़ेगा। जैसे कहते हैं कि यदि हम हिंदी नहीं जानते तो हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि हिंदी वाले क्षेत्र में हम भाषण नहीं दे पाते, और उनका भाषण ही शासन है, आप जानते ही हैं, तो फिर वो प्रधानमंत्री बेचारे नहीं बन पाते। ही आस्क्ड पीपल लर्निंग मोर लैंग्वेज टू फोस्टर यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, है ना, मतलब लोगों में एकता लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखा जाए, ऐसा कहा गया हमारे उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा, वेंकैया नायडू जी के द्वारा। डिलीवरिंग, तो ये बात कहाँ पे बोला गया, तो डिलीवरिंग एन ऑनलाइन एड्रेस फॉर द वर्ल्ड तेलुगु कल्चरल फेस्ट, तो एक वर्ल्ड तेलुगु कल्चरल फेस्ट हो रहा था, वहीं पे ऑनलाइन अपना भाषण दे रहे थे। सैन फ्रांसिस्को में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये अच्छी बात है। तेलुगु लैंग्वेज का एक ऑर्गेनाइजेशन सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में किया गया है, तो और अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टेटमेंट हाईलाइटेड द वर्च्यू ऑफ लर्निंग एंड मास्टरिंग वंस मदर टंग,
इवन एज ही आस्क्ड टू पीपल टू लर्न अदर लैंग्वेज। तो जैसे इनके द्वारा कहा है कि आप अपने लैंग्वेज तो सीखिए, अपना मदर लैंग्वेज तो आपको सीखना है ही, इसके अलावा आप दूसरे लैंग्वेज को भी सीखिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे NHRC न्यूज़ में था, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। NHRC के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे आज। तो इसका स्थापना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी स्टैट्यूट यानी कि एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था और एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो 12 अक्टूबर 1993 को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत इसका स्थापना हुआ था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके जो चेयरमैन होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उसके लिए एक अलग कमेटी है। तो उस कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। याद रखिएगा 6 आदमी पहले मिलते हैं। 6 आदमी कौन कौन है? PM है, उसके बाद फिर होम मिनिस्टर है, ठीक है, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, उसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर चेयरमैन नहीं समझ लीजिएगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 6 आदमी मिल करके एक आदमी का नाम डिसाइड करते हैं, उस आदमी का नाम प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, प्रेसिडेंट फिर उस आदमी को चेयरमैन अपॉइंट कर देते हैं। तो NHRC के बारे में था, लेकिन पिछले साल अभी NHRC में कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो जैसे अमेंडमेंट में क्या है, तो पहले सिर्फ जो है CJI रिटायर CJI ही इसके अध्यक्ष बन सकते थे। जो चीफ जस्टिस रिटायर होते थे वही इसके अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन अब कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जस्टिस, बस जज होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस यहाँ पे बने तभी उनको NHRC का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का अमेंडमेंट किया गया है। इसके अलावा पहले 2 फॉर्मर जज को अपॉइंट किया जाता था, अब 3 मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कि CJ जो एक चेयरमैन होंगे उनके अलावा पहले 2 मेंबर और अपॉइंट किए जाते थे जुडिशियल मेंबर, अब उसी जगह पर 3 मेंबर होंगे, जिसमें 1 मेंबर वीमेन होने जरूरी है। यानी कि 1 मेंबर जो है वीमेन यहाँ पे होना जरूरी है, बाकी जो पहले जैसे 2 मेंबर यहाँ पे अपॉइंट होते थे वो होते रहेंगे। इसके अलावा पहले 4 ऐसे कमीशन थे जिसके अध्यक्ष NHRC के मेंबर बन जाते थे। कौन कौन सा कमीशन था? माइनॉरिटीज कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन और वीमेन कमीशन, है ना, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जो NCW है। ये 4 कमीशन था, माइनॉरिटीज कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन और वीमेन कमीशन। इसके अध्यक्ष जो है NHRC के मेंबर बन जाते थे। लेकिन अब ये 4 के अलावा 3 और कमीशन का नाम इसमें जोड़ दिया गया है, जैसे बैकवर्ड क्लास कमीशन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, है ना। तो पर्सन विद डिजेबिलिटीज के कमीशन जो है ये तीनों के अध्यक्ष भी अब इसके मेंबर हो जाएंगे। मतलब कि पहले 4 मेंबर होते थे, अब 7 मेंबर इसके बन जाएंगे। मतलब ये 7 मेंबर के 7 कमीशन के अध्यक्ष इसके मेंबर बन जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे पहले इसका रिटायरमेंट एज 5-70 था, मतलब कि 5 साल और 70 साल तक, लेकिन अब इसको घटा करके 3-70 कर दिया गया है। यानी कि मैक्सिमम जो टेन्यूर होगा 3 साल और मैक्सिमम 70 साल तक हो सकता है। पहले दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होता था, अध्यक्ष का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता था, अब रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, मतलब कोई आदमी को दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये सब कुछ चेंजिंग लाए गए हैं, पिछले साल 2019 में अमेंडमेंट लाया गया है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे न्यूज़ की तरफ। पिछले कुछ दिन पहले हम एक न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किए थे कि आदित्य ठाकरे जो वहाँ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा चिट्ठी लिखा गया था नितिन गडकरी को और केंद्र में जो मंत्री हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर उनको, कि एक हाईवे इस रोड से हाईवे पास कर रहा था, जिसमें उस रास्ते पर 400 साल पुराना एक बनियान ट्री आ चुका था, ठीक है। तो उसको काटने का नौबत आ गया था, तो उसको बचाने के लिए चिट्ठी लिखा गया था। तो फाइनली ये चिट्ठी अप्रूव हो गया, मतलब कि प्लान अप्रूव हो गया और पेड़ को नहीं काटा जाएगा। तो थैंक्स टू इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ बोथ महाराष्ट्र एंड सेंटर। तो यही वो पेड़ है, द कैनोपी ऑफ ट्री इन महाराष्ट्र, सांगली डिस्ट्रिक्ट 400 स्क्वायर किलोमीटर, तो लगभग 400 साल पुराना है और 400 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ, देख सकते हैं काफ़ी एक बड़ा पेड़ है। इसी को काटने का प्लान था, ठीक है। स्टेट टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो आदित्य ठाकरे हैं उनके द्वारा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखा गया था कि इसको नहीं काटा जाए, रोड को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ऐसा ही हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो उनके बात को सुन लिया गया है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो कल हम एक न्यूज़ डिस्कस किए थे कि 22 जुलाई को USA के द्वारा कहा गया चाइना को कि ह्यूस्टन में जो उनका कॉन्सुलेट है, तो पहले कॉन्सुलेट क्या होता है हम ये फिर से समझा देते हैं। तो राजधानी में जो होता है उसको बोलते हैं एम्बेसी, राजधानी में जो होता है उसको बोलते हैं एम्बेसी। और एम्बेसी का जो जूनियर होता है, जैसे छोटा देश होता है तो वहाँ पे एम्बेसी से ही काम चला जाता है, लेकिन कंट्री अपने फ़ायदे के लिए, है ना, जैसे चाइना यदि USA में एम्बेसी के अलावा कोई दूसरी जगह खोलना चाहती है, जैसे चाइना का आपको कॉन्सुलेट मिलेगा आपको कोलकाता में और मुंबई में, USA का भी मुंबई में और कोलकाता में आपको एम्बेसी मिलेगा, कॉन्सुलेट मिलेगा। तो उसका रीज़न क्या है, USA अपने फ़ायदे के लिए खोल रही है यहाँ पे, ना कि इंडिया के फ़ायदे के लिए। USA अपने फ़ायदे के लिए
उसको तो एम्बेसी खोलना है न्यू दिल्ली में, है ना। एम्बेसी अधिकांशतः राजधानी में होता है, अधिकांशतः क्या 99% राजधानी में होता है। लेकिन यदि वो चाहे तो अपने एम्बेसी का ब्रांच ऑफिस जो है उसके जूनियर लेवल का दूसरे शहरों में खोलते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो जब देश बड़ा होता है तब। तो उसी तरह से चाइना का आई थिंक छः एम्बेसी था वहाँ यूएसए में, है ना। एम्बेसी के अलावा एक एम्बेसी था वाशिंगटन डीसी में, इसके अलावा 6 कॉन्सुलेट था, 6 कॉन्सुलेट था। उसी में से एक कॉन्सुलेट ऐसा था जो टेक्सास में स्थित था। टेक्सास में ह्यूस्टन एक जगह, वहाँ पे चाइना का कॉन्सुलेट था यूएसए में, ह्यूस्टन में। तो उसको यूएसए के द्वारा कहा दिया कि तुम अपना ह्यूस्टन का जो कॉन्सुलेट है उसको बंद कर दो। तब उसी के रिटेलिएशन में चाइना के द्वारा कहा गया कि चेंगदू में जो आपका कॉन्सुलेट है उसको बंद कर दीजिए। यानी यूएसए का जो एम्बेसी कहाँ होगा, बीजिंग में होगा। उसके अलावा कॉन्सुलेट आई थिंक 4 या 5 जगह कॉन्सुलेट है चाइना में, और उसके अलावा ताइवान में, हांगकांग में, हर जगह यूएसए का कॉन्सुलेट है। तो चेंगदू में जो कॉन्सुलेट है उसको बंद करने के लिए बोला गया। चेंगदू एक्चुअली कहाँ पे आता है, तो चेंगदू जो है आई थिंक साउथ चाइना में, अरुणाचल म्यांमार के ऊपर जो चाइना का बाउंड्री लगता है ना, इधर से अरुणाचल ऐसे हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया, तो अरुणाचल के बगल में जो यहाँ पे पोर्शन है उधर चेंगदू पड़ता है। ऐसे आप यदि आपको मैप देखना हो तो कन्फर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है चेंगदू इधर ही पड़ता है। तो चेंगदू में यहाँ पे चाइना के द्वारा, मतलब चाइना के द्वारा कहा गया यूएस को कि चेंगदू में जो तुम्हारा कॉन्सुलेट है बंद कर लो। मतलब कि टीट फॉर टेट की कहानी यहाँ पे चल रही है। एक एम्बेसी को, एक कॉन्सुलेट को ये बंद करवाया, तो एक कॉन्सुलेट को चाइना भी बंद करवा दिया यूएस के बाद। अब हो सकता है कि दोनों दूसरा कॉन्सुलेट भी बंद करा दे। ऐसे करते करते अपना फॉर्मल ट्रेड ही खत्म कर दे, मतलब फॉर्मल रिलेशन ही खत्म कर दे। अभी कोई भारी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हाया सोफाया फिर से न्यूज में था। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले चर्च था, उसके बाद फिर यहाँ पे जब ऑटोमन एम्पायर का रूल आया तो चर्च से बना करके इसको मॉस्क बना दिया गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब ऑटोमन एम्पायर का हार हुआ तो इसके कारण जो है वहाँ पे फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा का शासन आया। तो काफ़ी सेक्युलर आदमी थे और बोले कि हम इसको मॉस्क नहीं बल्कि एज म्यूजियम यूज करेंगे, और आज तक ये म्यूजियम ही था। ठीक है, मैंने आज तक नहीं, कुछ दिन पहले तक ये म्यूजियम था। लेकिन ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी अभी याद रखिएगा टर्की के अंदर आता है। ठीक है, हाया सोफाया इसको पढ़ते हैं, हेजिया सोफिया मत पढ़ लीजिएगा, इसको हाया सोफाया पढ़ते हैं, टर्की के अंदर आता है। तो कुछ दिन पहले तक ये म्यूजियम ही था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक रूल कहता है कि जब जिस समय ये टैग मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जिस समय मिला, उस समय जो भी उसका पर्पस रहा हो, यदि मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, या फिर जो भी है वो पर्पस रहा हो, तो वो पर्पस यहाँ पे रहना चाहिए। तब तक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रहेगा, नहीं तो दर्जा छीन लिया जाएगा। तो हो सकता है कि यूनेस्को अपना टैग यहाँ से हटा ले हाया सोफाया से, क्योंकि पहले म्यूजियम था, अब ये मॉस्क बन चुका है। फिर यहाँ पे कोर्ट में कुछ ऑर्डर दिया गया। जब से एर्डोगन जब प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जो रिसेप तैयब एर्डोगन यहाँ के जब टर्की के प्रेसिडेंट बने, तब से इसको मॉस्क बनाने की बात चल रही थी। और ये हुआ भी यही, सुप्रीम वहाँ के कोर्ट में इसके लिए केस किया गया और कोर्ट जो है इसके फेवर में फैसला दिया। हालांकि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जब इसमें नमाज नहीं पढ़ा जाएगा तो लोग यहाँ पे टूरिस्ट के रूप में घूम सकते हैं। तो एक्चुअली टूरिस्ट इन लोगों को रेवेन्यू आता है, इसलिए टूरिस्ट को बैन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पैसा आता है इससे। ठीक है, तो कई लोग जो है इसको घूमने आते हैं। घूमने का मेन पर्पस यही होता था कि क्योंकि ये पहले चर्च था और काफ़ी फेमस चर्च था, मतलब कि काफ़ी कुछ क्रिश्चियन के एक सेक्शन में जो है इस बिल्डिंग के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है। तो हाया सोफाया को मॉस्क ऑफिशियली बना दिया गया और कल फ्राइडे का पहली बार प्रेयर यहाँ पे किया गया। टर्की प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन टेक्स पार्ट इन फ्राइडे प्रेयर इन द हाया सोफाया 1000 प्रेयर हाया सोफाया फॉर फर्स्ट टाइम सिंस इट वाज डिक्लेयर्ड मॉस्क। जब से इसको मॉस्क बनाया गया उसके बाद से कल पहली बार यहाँ पे इसमें नमाज पढ़ा गया। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो चाइना के स्मार्टफोन ब्रांड का मार्केट शेयर जो स्लिप हुआ है, तो कुछ लोग यहाँ पे राष्ट्रवादी बन चुके हैं, है ना। मतलब चाइना का जो बॉयकॉट चाइना चल रहा था वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। तो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड सॉ देयर मार्केट इन इंडिया फॉल टू 72% इन जून क्वार्टर। तो जून का जो क्वार्टर गया उसमें 72% उनका शेयर अभी भी है। पहले 81% शेयर था, तो आप समझ सकते हैं पहले 81% शेयर था, अब 72% हुआ है, मतलब 9% ही मात्र अभी कमी आया है। आप यहाँ देख सकते हैं जून क्वार्टर में किसका कितना, सैमसंग का 22%, नोकिया का 9%। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जैसे जियोमी का शेयर यदि देखें तो पहले 30% था, अब घट के 29 हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। वीवो का आप देखें तो पहले 14% था, जो अब 11% हो चुका है, तो इसको थोड़ा नुकसान हुआ है। ओप्पो का पहले 12 था, अब 9 हो चुका है, इसको भी नुकसान हुआ है। सैमसंग का शेयर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, पहले 13% था, अब 26% हुआ है। रियलमी का जो है देख सकते हैं आप, तो रियलमी का लगभग कांस्टेंट ही रहा है ना। रियलमी का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं आया, बाकी दूसरे में भी कमी आया है। तो चाइना का ओवरऑल शेयर देखा जाए तो यहाँ पे कमा है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है और इस तरीके से ही लगे रहिए, 0 पे कर दीजिए तो और अच्छा है ना। बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो आगे कोई न्यूज़ नहीं है।
इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।